नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन थे 2008 से लेकर 2023 के मध्य, वो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। लगभग 70 से 80 के बीच क्वेश्चन हमने देखे थे। 12th क्लास के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 आता है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके नीट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स नीट के 2008 से लेकर 2023 के मध्य जो नीट के एग्जाम हुए हैं उन सभी में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मानव जनन से जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस वाइज सभी ऐड किए हैं। तो लगातार इस वीडियो को देखना और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपकी नीट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप सभी को पता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और कल भी मैंने बताया था वो फिलिफॉर्म अपरेटस वाला कम से कम 6-7 बार वो पूछा जा चुका है। और वैसे इसमें भी आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें इस चैनल वीडियो को और साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमने देख लिए, तब तो अच्छी बात है। और इसके अलावा भी मैं और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अगर आपको वो क्वेश्चन पहले चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल प्लस जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की, वहां पर जाकर के आप ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिससे परिपक्व मानव वर्षण में शुक्राणु बनते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लेता हूं जिससे देखने में परेशानी। हाँ, अब ठीक है। शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम नीचे दे रखा है जिससे परिपक्व मानव वर्षण में शुक्राणु बनते हैं। एक ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें एक सीक्वेंस के अनुसार वो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, शुक्राणु जनन, शुक्र जनन होगा या शुक्राणु जनन बोलते हैं, शुक्राणु जनन। फिर शुक्राणु जनक हो जाएगा, ठीक है, शुक्राणु जनक, ओके। प्राक शुक्राणु स्पर्मेटिड बोल देते हैं या प्री स्पर्मेटिड भी बोल सकते हैं इसे, प्राक शुक्राणु और फिर शुक्राणु। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंग्रेजी में आपको ये सीक्वेंस अच्छे से मिल जाएगी, तो अंग्रेजी वाले शब्द भी कुछ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हिंदी में अगर याद नहीं तो अंग्रेजी वाले जरूर हो जाएंगे, ठीक है। शुक्राणुजन, शुक्राणु जनक, प्राक शुक्राणु और शुक्राणु, ये 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आपकी पूछा गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अंडे के भीतर योक पितक की मात्रा एवं उसके वितरण में होने वाले परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? अंडे के अंदर योक पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। इस योग की मात्रा है उसके आधार या फिर इसकी जो मात्रा है ये उस अंडे के अंदर पूर्ण रूप से क्या होती है, वितरित होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी मात्रा और इसका वितरण, इसके कारण उस अंडे पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। निषेचन को प्रभावित करेगा ये, या फिर जायगोट का निर्माण होता है उसको प्रभावित करेगा, या विदलन प्रतिरूप को, या बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं, ब्लास्टोमियर उसको प्रभावित करेगा, ब्लास्टोमियर की संख्या को प्रभावित करेगा। तो ये चीज ध्यान में रख लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये विदलन का जो रूप है या विदलन जो होता है, क्लीवेज जो होता है, उस क्लीवेज को प्रभावित करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है जायगोट बन जाने के बाद जायगोट से इस क्लीवेज के ही माध्यम से क्या होता है, आगे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं और ब्लास्टोमियर के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये एक सीक्वेंस बनती है और इसमें जो योग की मात्रा और उसका वितरण है वो किसको प्रभावित करेगा, विदलन को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, सिर्फ आपकी स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए। नीचे दिए गए आरेखीय चित्र में मानव नर जनन तंत्र का एक अंश दिखाया गया है जिसमें ए बी सी डी का भाग क्या है। ए बी सी डी ये मार्क किए गए हैं, ये कौन से भाग हैं, सही विकल्प का चयन करना है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नीचे इसके कोड के अकॉर्डिंग नाम दे रखे, इनके आंसर देना है। देखिए ये हम बात करें, ये आपका नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र का एक भाग है, उसमें आप सभी को पता है कौन कौन सी चीजें कहां पर होती है। ये क्या होती है, नीचे जो आपका वर्षण कोश हो ना उसके साथ में जुड़ी रहती है, उससे कौन सी नलिका निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा वासा डिफरेंस, शुक्रवाहिनी जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंस या शुक्रवाहिनी जिसे कहा जाता है। बी यहाँ पर ये जो होता है ये जोड़े में होता है, ये आपका सेमाइनल वेसिकल हो जाएगा, सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये बादाम के आकार की ग्रंथि होती है, इसे प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेट कहा जाता है इसे, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर यहाँ पर ये जो ग्रंथि छोटी छोटी आपकी जो होते हैं ना बल्ब के जैसी ग्रंथि होती है, ये इधर लिख देता हूं, जिन्हें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहां पर हम बात करें, देखिए ए में क्या है वासा डिफरेंस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। फिर आपका सेमाइनल वेसिकल दोनों में है। फिर आ जाएगा प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट थर्ड ऑप्शन में दे रखा, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, अगर ये नहीं तो और कुछ पूछ लेगा उसमें से, चित्र आपका क्लियर होना चाहिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिव्रत, गर्भ निष्कासन जो रिफ्लेक्शन होते हैं किसके द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, मतलब गर्भ पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, उसको अब क्या प्रसव के लिए तैयार हो गया है, तो वो जो रिफ्लेक्स प्राप्त होते हैं हमारे बॉडी को, वो रिफ्लेक्स है वो किसके कारण प्रेरित होने या किसके प्रेरित होने से प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, देखिए स्तन ग्रंथियों का विभेदन होने से, उल्ब द्वारा दाब पड़ने से, उल्ब किसे कहते हैं, अपरा को कहते हैं, अपरा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से जो ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है उसके विमोचन से, और पूर्ण विकसित गर्भ या जिसे हम भ्रूण बोल देते हैं एवं अपरा से। तो यहाँ पर देखिए जो गर्भ निष्कासन के लिए जो प्रतिव्रत आते हैं वो आपकी एक तो कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ जो भ्रूण होता है उससे, और जो अपरा होती है प्लेसेंटा उससे क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्स उत्पन्न होते हैं जिससे कि प्रसव हो सके। 2009 में ये क्वेश्चन आपका बना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक में रज्जो चक्कर के दौरान होने वाली घटनाओं को सही मिलान किया गया है। रज्जो चक्र जो मेनिस्ट्रल साइकिल होता है, उस मेनिस्ट्रल साइकिल से संबंधित यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 में से आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान किया गया है। फर्स्ट देखिए रज्जस्राव, रज्जस्राव का मतलब क्या होता है, ये 4 स्टेप यहाँ पर दे रखी है इसकी। रज्जस्राव पहला जो होता है, जो ब्लीडिंग होती है ना उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम का भंजन और अंडाणु का निषेचित न होना। तो अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो क्या होगा, रज्जस्राव क्या होगा क्या, देखते हैं आगे। अंडोत्सर्ग की हम बात करें तो इसमें LH और FSH का चरम स्तर पर पहुंचना एवं प्रोजेस्टेरोन के स्रावण में तीव्र गिरावट होना। थर्ड है प्रचुरोध प्रावस्था जिसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कह देते हैं। ठीक है, ओवुलेशन, ओवुलेशन के अंदर LH का प्रभाव होता है, ये आप याद रख लेना इसमें, जिसके अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जो ओवा होता है ना वो बाहर निकल जाता है और ये 14वें दिन होता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना अंडोत्सर्ग। मायोमेट्रियम एवं तीव्र पुनरुद्ध भवन एवं ग्राफियन पुटक का परिपक्वन, प्रचुरोध भवन में ग्राफियन पुटक का परिपक्वन होता है क्या। फोर्थ दे रखा कार्पस ल्यूटियम का बनना, श्रावण प्रावस्था एवं प्रोजेस्टेरोन का बढ़ता श्रावण। तो श्रावण प्रावस्था में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। जो मेनिस्ट्रल साइकिल की 4 स्टेज होती है, रज्जस्राव, सिक्रेटरी फेज जिसे हम कह देते हैं, अंडोत्सर्ग, प्रचुरोध भवन प्रावस्था और कार्पस ल्यूटियम का बनना, इन चारों में से आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ऐसी महिला में जिसमें रज्जस्राव नियमित रूप से हो रहा है, सामान्य रूप से उसमें मेनिस्ट्रल साइकिल है वो चल रहा था, मगर इस बार नहीं हुआ,
लगातार सही आ रहा था लेकिन इस महीने या इस बार नहीं हुआ, इसका सर्वाधिक संभव कारण क्या हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2009 में पूछा गया। ये अप्लाइड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, हमारे दिमाग से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। पूर्ण विकसित कार्पस ल्यूटियम को रोक कर रखना, अंडाणु का निषेचन, बढ़े हुए एंडोमेट्रियम स्तर का रख रखाव मेंटेनेंस, रक्त प्रवाह में लिंग हार्मोन की उच्च सांद्रता का रख रखाव मेंटेनेंस। तो 6 की हम बात करें तो 6 का आंसर देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्योंकि अगर एनसी या मासिक चक्कर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है कि आप या तो प्रेग्नेंट हो गए हैं। प्रेग्नेंट का मतलब क्या है, जो ओवा होता है वो आपके स्पर्म के साथ में क्या होगा, जोमिट हो गया और किसका निर्माण, जायगोट का निर्माण कर लिया। तो ये निषेचन की प्रक्रिया हो गई, इस कारण से क्या होता है, आगे जो नेक्स्ट मंथ है वहां पर रजस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलता है। कभी कभी ये कुछ डिजीज के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंडाणु का निषेचन हो जाता है, जिस कारण से नेक्स्ट मंथ एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से निकले संकेतों से अंततः प्रसव हो जाता है। पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा, ये देखिए अभी क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये ऑप्शन में था और वैसे पूछ लिया आपसे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से इस क्वेश्चन को दे दिया कि एक तो आपका कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया गर्भ और अपरा प्लेसेंटा, इन दोनों के द्वारा रिफ्लेक्स उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रसव हो जाता है, जिसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा पूर्ण विकसित हो गया, अपरा पूर्ण विकसित, अपरा वहां पर क्या करती है, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा ये दोनों मिलकर के कुछ रिफ्लेक्स उत्पन्न करते हैं जिससे कि प्रसव होता है। वो रिफ्लेक्स में किसका विमोचन करते हैं, क्या निकालते हैं कि प्रसव के लिए वो तैयार हो जाती है माता, ये बताना है। तो 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया, अपरा से निकले रिलैक्सिन हार्मोन, अपरा से निकला एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन की माता के पिट्यूटरी से स्रावित, ऑक्सीटोसिन की गर्भ के पिट्यूटरी से स्रावित। तो यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। माता से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ये माता की जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे स्रावित होता है और ये जाकर के माता की जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जिसे हम कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि श्रोणी मेखला जो होती है ना वहां पर उपस्थित, हमारा ये जो नीचे वाला नितंब वाला भाग होता है नीचे का, वहां पर ये श्रोणी मेखला उपस्थित है, उस जोड़ को क्या कर देती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देती है और इस कारण से ये रिफ्लेक्स जो आते हैं इससे ये दोनों रिफ्लेक्स बढ़ा देते हैं और फिर प्रसव हो जाता है। तो यहां पर आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मादा में ब्लास्टोसिस्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सही है। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बताना है, मानव मादा में ब्लास्टोसिस्ट से संबंधित यहाँ पर कौन सी एक बात है जो सही है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये है एंडोमेट्रियम में ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा अंतरोपित होता है, मतलब इम्प्लांटेशन जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। ट्रोफोब्लास्ट कौन सी होती है, जैसे ये जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है तो बाहर की ओर ऐसे कुछ सेल व्यवस्थित हो जाती है, इनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और बीच में पाया जाता है इनर सेल मास, तो ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है, इम्प्लांटेशन में पार्ट से भाग देती है या ये अंतरोपित करवाती है। इससे अपरा का बनना अंतरोपण से पहले ही हो जाता है, अपरा का बनना ये गलत हो जाएगा। अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद गर्भाशय में अंतरोपित हो जाता है, केवल अंतरोपित हो जाने के बाद ही यह एंडोमेट्रियल स्राव, ये भी गलत है, ये भी मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं अंतरोपित में भाग लेती। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। मानव शुक्राणु स्पर्म के विषय में यहाँ पर कथन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये 2010 में पूछा गया है। 9 नंबर की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्रोसोम एक संवेदी संरचना का कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु की ओर आगे बढ़ता जाता है। आगे देखिए, एक्रोसोम कोई खास कार्य नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। एक्रोसोम में एक शंक्वाकार नुकीली संरचना होती है जिसका उपयोग अंडे को भेदने में और उसके भीतर प्रवेश करने के लिए किया जाता है, जिसे निषेचन कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। एक्रोसोम शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को घुला देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो अंडाणु होता है ना उसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, जैसे मान लीजिए
शुक्राणु आता है। शुक्राणु का आगे का भाग क्या होता है, रॉकेट की तरह इस प्रकार का होता है। तो आगे का भाग और ये शुक्राणु हो गया, ठीक है। ये आता है, ये जो भाग होता है ना, ये एक्रोसोम होता है, आगे वाला भाग। ये शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को घुला देता है, जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। तो यही ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। इसमें एंटी फर्टिलाइजिन और अंडाणु होता है, उसमें फर्टिलाइजिन पाया जाता है, जिससे इनकी पहचान होती है कि ये शुक्राणु सेम स्पीसीज का है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मानव नरों में जो मेल हैं उनमें शुक्रिय परद्रव्य, जो आपका वीर्य बोल दो या जो स्पाइनल सेमाइनल वेसिकल के द्वारा, सेमाइनल वेसिकल के द्वारा जो द्रव्य निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, उनमें किन दो की प्रचुर या भरपूर मात्रा होती है। 2010 में पूछा गया है। जो शुक्राशय होता है ना, शुक्राशय, हिंदी में शुक्राशय बोल देते हैं और अंग्रेजी में सेमाइनल वेसिकल। इससे क्या होता है, शुक्रिय परद्रव्य या शुक्राशय तरल स्रावित होता है, उसमें किसकी मात्रा भरपूर होती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो फ्रक्टोज होता है हमारे स्पर्म के लिए, क्योंकि ये जब मादा के अंदर प्रवेश करता है तो उस समय गति के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, फ्रक्टोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रक्टोज केवल थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 10 के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, मानव में मोरुला, जिसे हम तुतक कह देते हैं, मोरुला ही कहते हैं अंग्रेजी में, ब्लास्टुला तो कोरक खंड कहा जाता है, तो मोरुला तुतक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। मोरुला के विषय में बताना कि यहाँ पर कौन सा एक कथन सही दे रखा है। तो 11th नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें लगभग उतनी ही मात्रा में कोशिका द्रव्य या डीएनए होते हैं जितना कि अविदलित युग्मनज में, मतलब विदलन होने से पहले जो युग्मनज होता है उसमें जितना डीएनए होता है उतना ही इसमें होता है। अविदलित युग्मनज की अपेक्षा इसमें अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा अधिक डीएनए होता है। आगे देखिए, इसमें लगभग उतनी मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है उतना की एक अविदलित युग्मनज में होता है, परंतु डीएनए अधिक होता है। अविदलित युग्मनज की अपेक्षा कोशिका द्रव्य तथा डीएनए दोनों कम मात्रा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। आप सभी जानते हैं कि जब मोरुला बनता है ना, तो उसमें बहुत सारी जो सेल्स होती है, इनके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है, सेल्स डिवाइडेशन करती जाती है, लेकिन आकार सेम बना रहता है। आकार सेम बना रहता है मतलब इसमें कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, सिर्फ आपका डीएनए है ये वृद्धि करता जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि इसमें कोशिका द्रव्य है, जितनी मात्रा पहले थी विदलन से उतनी मात्रा विदलन के बाद रहती है, लेकिन डीएनए की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो 2010 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनीय अंडाणु का दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है। देखिए अंडाणु की हम बात करें, शुरुआत में जब महिला जो लड़की होती है ये गर्भ में जब होती है उसी समय क्या होता है, ओवुलेशन स्टार्ट होता है। हिंदी में लिख देता हूं, और ओवुलेशन वैसे भी लिख सकते हैं, ओवुलेशन या एक मिनट, oogenesis, सॉरी ओवुलेशन नहीं, मैंने थोड़ा सा इस शब्द पे जाना, oogenesis अंड जनन स्टार्ट होता है। गर्भ में जब बच्ची होती है माता के उसी समय स्टार्ट हो जाता है, और उसी गर्भ में जो फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, वो उसी समय हो जाता है, फिर रुक जाता है। रुकने के बाद जब उसमें प्यूबर्टी आती है, यौवनावस्था आती है, यौवनावस्था, ठीक है। यौवनावस्था के बाद में क्या होता है, उसमें मासिक चक्र है या मेंस्ट्रुअल साइकिल वो शुरू होते हैं। जब क्या होता है कि जो निषेचन की अवस्था होती है, और निषेचन के समय जब शुक्राणु है ये अंडाणु में प्रवेश करेगा, प्रवेश करते क्या हो जाता है, जो दूसरा परिपक्व विभाजन है उसको ये प्रेरित करेगा। निषेचन के कुछ समय पहले क्या होता है, दूसरा परिपक्व विभाजन होता है। तो 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तब तक नहीं होता जब तक कि उसमें कोई शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि शुक्राणु ही उसमें क्या होता है, दूसरे परिपक्व विभाजन को प्रेरित करता है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पूरा का पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है, कम इसलिए कि घंटे भर में कोशिश करूंगा लगभग 100 क्वेश्चन है कवर करने की। और थ्योरी आप पढ़ चुके हैं और ये थ्योरी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है ना, अच्छे से समझा चुका हूँ ये थ्योरी। साथ साथ में थ्योरी की क्लास हम कर रहे हैं वन शॉट के रूप में। यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन है जिनकी हम आंसर है थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे,
जो आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो मेरी जो अलग वन शॉट क्लासेस चल रही है ना वो पढ़ लें। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है एवं वे क्या कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सर्टोली कोशिकाएं। देखिए सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल या शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं उनमें पाई जाती है। और शुक्र जनन नलिकाओं की अगर संरचना देखिए ना तो किस प्रकार की होती है, देखिए यहाँ पे बना के दिखा देता हूं मैं फटाफट से, समय नहीं लेंगे ज्यादा। देखिए ये एक शुक्र जनन नलिका, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। इसके चारों ओर लेयर पाई जाती है इस प्रकार से। ये आपकी जो जर्म लेयर होती है वो होती है, ठीक है। इसके बीच बीच में क्या होती है, कुछ सेल्स पाई जाती है, लंबी लंबी सेल्स। ये जो ब्लैक कलर में बना रहा हूं ना, ये लंबी लंबी सेल्स होती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें होती है। इसके बीच में कुछ दरवा पाया जाता है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ मटेरियल और होता है, उसमें कुछ बहुत सारी सेल्स है वो एक जगह पाई जाती है, गुच्छा बनाकर के सेल्स, जो अंतराली दरवा होता है उसमें सेल्स पाई जाती है। देखिए ये जो सेल्स होती है ना, ये कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका होती है, सर्टोली सेल्स होती है। और ये जो आपकी रेड कलर में यहाँ पे बनी है, ये आपकी जो इन्हें हम बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल्स बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल्स या MMC भी कहा जा सकता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक, या इसे जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जा सकता है, इसे इधर लिख देता हूं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी इसे हम कह देते हैं, ठीक है। और बीच में जो पिंक बैंगनी कलर में बनाई है इन्हें हम कहते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल्स कह देते हैं। अब देखिए सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से पोषण प्रदान करना। इस कारण सर्टोली कोशिका को हम क्या कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स कह देते हैं, नर्स सेल्स कह देते हैं। पोषण किसको प्रदान करती है, जब शुक्राणु डेवलपमेंट कर रहा होता है तो उसे शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य ये करती है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो MMC है ये शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु का, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं शुक्राणु, जो आपका टेस्टिस होता है ना, उस टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है उनकी बात कर रही हैं। लीडिंग कोशिका क्या करती है, एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है, उसमें मुख्य जो एंड्रोजन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये याद रख लेना। तो यहाँ पर आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। शुक्रधर नलिकाओं, शुक्रधर नलिका शुक्राणुजनन नलिकाओं में बताइए जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है। वासा इफ्रेंसिया नामक वाहिनियां कहां से कहां तक होती है, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे ये शुक्राणु है मान लीजिए, और इस शुक्राणु से क्या होती है, इस प्रकार से एपिडिडाइमिस निकलती है। ये एपिडिडाइमिस आगे जाकर के पतली नलिकाओं में निकल जाती है और आगे जाकर के किसमें, यहाँ पर आपका पाया जाता है वो मूत्राशय, और मूत्राशय के अंदर क्या होता है, एक इधर से आती है और यहाँ पर आपका उपस्थित होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और इसमें जाकर के एक संकलन नलिका का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना पूरा तो समय खराब होगा, और थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आप खुद बना करके देख लेना। वासा इफ्रेंसिया नामक वाहिनियां कहां से कहां तक जाती है, देखिए वर्षण जालक से वासा डिफरेंस, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए हैं, गलत रोंग साइड में चल गए हैं हम। वासा डिफरेंशिया और वासा इफ्रेंसिया हमने एक ही समझ लिया। देखिए अब स्ट्रक्चर बना के दोबारा बता देता हूँ। यह आपका क्या हो गया, शुक्राणु हो गया, ठीक है। शुक्राणु में एक स्थान ये होता है और इसको छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है जिन्हें टेस्टिकुलर लोब कह देते हैं, और प्रत्येक लोब में पाई जाती है 2 से 3 सेमिनिफेरस नलिकाएं, ठीक है। ये नलिकाएं आगे जाकर के एक ऐसा स्थान है जहां पर ये सभी नलिकाएं हैं वो जाके खुल जाती है। ये जहां पर खुलती है ना, इस स्थान को बोलते हैं रेटे टेस्टिस, रेटे रक्त जालक या रेटे टेस्टिस कह देते हैं, टेस्टिस, ठीक है। रेटे टेस्टिस है, इसके ऊपर की ओर इस प्रकार से क्या होता है, एक आपका जो हम बोल देते हैं इसे एपिडिडाइमिस है, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, और इस एपिडिडाइमिस में क्या होता है, इस प्रकार से छोटी छोटी नलिकाएं हैं वो जाती है। ये नलिकाएं जहां पर खुलती है ना, इस स्थान को कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, ये याद रख लेना। फिर आगे एपिडिडाइमिस में जाके खुल जाती है, ठीक है। तो वासा इफ्रेंसिया क्या करती है, एपिडिडाइमिस से मूत्र मार्ग नहीं, ये नहीं होगा, वासा डिफरेंस से एपिडिडाइमिस
वर्षण जालक से वासा डिफरेंस, ये आपका सही हो सकता है। इसके अलावा ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब 14 के आंसर की हम बात करें तो 14 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये जो वर्षण जालक का बीच वाला, इससे यहां तक जो आपकी वासा डिफरेंस है इसके बीच में जोड़ने का काम करती, क्योंकि बीच में और आ गया ना एपिडिडाइमिस, वो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 50 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसव क्रिया हेतु संकेतों का आना कहां से आरंभ होता है? प्रसव क्रिया हेतु संकेतों का आना कहां से आरंभ होता है? 2010 में, 11 में, 12 में लगातार पूछा गया है। अपरा व पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से, माँ की पिट्यूटरी से निकले ऑक्सीटोसिन से, केवल पूर्ण विकसित गर्भ से, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि अपरा और जो पूर्ण विकसित गर्भ है ना, इन दोनों से क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन निकलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, फेलोपियन नलिका का, फेलोपी लिख रखा है लेकिन फेलोपियन समझ लेना, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट। फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? अंडाशय के निकटतम होता है, कौन सा भाग होता है? तो आप इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बनानी आनी चाहिए आपको। इस प्रकार से देखिए, ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ये आगे जाकर के इस प्रकार से मुड़ जाती है। थोड़ी सी अच्छी नहीं बने ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे इसके आगे फिंगरी होती है और यहाँ पर अंडाशय जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अंडाशय के निकट भाग पूछा है, ठीक है। 3 भाग होते हैं इसके, देखिए बीच में होता है आपका इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। पीछे वाला भाग क्या हो जाएगा, एक मिनट, 16 नंबर की हम बात करें तो पीछे वाला भाग हो जाएगा आपका तुम्बिका बोल दो, या इसे हम तुम्बिका बोल देते हैं, ठीक है, तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं इसे, एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। और ये सबसे आगे वाला जो भाग होता है इसे इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम यानी कि कीपक कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इस्थमस वाला पीछे होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको, एक मिनट, ये इसको मिटा देते हैं। ये तो एम्पुला होता है, एम्पुला, और ये इस्थमस होता है, ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17, एक सामान्य मानव रज्जो चक्र में LH का तीव्र श्रावण, जिसे आमतौर में LH प्रोत्कर्ष या LH सर्ज कहा जाता है, LH सर्ज कह देते हैं, ठीक है ना, जिसमें अधिक मात्रा में LH का श्रावण होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का श्रावण होता है। ल्यूटिनाइजिन कहां से सिक्रेट होता है? तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे सिक्रेट होता है, ठीक है। सामान्यतः किस दिन होता है, ये पूछा है कि इसकी मात्रा अचानक से बढ़ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, तो ये किस दिन होता है? 20वें दिन, 5वें दिन, 14वें दिन, ये बता चुका हूं, 2011 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14वें दिन होता है, और ये किस लिए होता है? ये अंडोत्सर्ग के लिए होता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ओवुलेशन की क्रिया होती है, और अंडा जो होता है ये बाहर निकल जाता है। किस स्टेज में निकलता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है, oocyte, सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है 18 का, यदि मनुष्य के जनन तंत्र में किसी कारणवश अपवाहिकाओं में बाधा आ जाती है, अपवाहिकाएं वासा इफ्रेंस को बोलते हैं, ठीक है ना, वासा इफ्रेंस, अपवाहिकाओं में बाधा आ जाए तो युग्मकों का कहां से कहां तक परिवहन नहीं होगा? तो ये मैं बता चुका हूं पहले इसके बारे में, वासा इफ्रेंस के बारे में। देखिए वर्षणों से एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहिनी, ये तो होगा नहीं। अंडाशय से गर्भाशय, ये भी गलत है, योनि, ये तो तीनों होंगे नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि वर्षण से एपिडिडाइमिस है, इसके मध्य क्या होगा, ये अपवाहिका उपस्थित होती है, इनके मध्य युग्मक जो होते हैं इनका प्रवाह नहीं होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में वर्षण उदर गुहा से बाहर एक थैली, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, वर्षण कोश कहते हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं, उसमें स्थित होते हैं। इसमें किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं? कहने का मतलब जो मानव होता है, कोई भी यहाँ पे चलो बना देते हैं मानव, थोड़ा सा फटाफट से, टाइम हम लेंगे कम। ये देखिए, ये मान लीजिए मानव के नीचे वाला हिस्सा है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये स्क्रोटम सैक होता है, ठीक है। इस स्क्रोटम सैक में आपके टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है, टेस्टिस। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर उपस्थित होते हैं, यहाँ पर भी हो सकते थे। देखिए सीधा ही क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है,
टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन ये 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होता है, अनुकूल नहीं होता, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अनुकूल नहीं होता है। इस कारण से जो हमारे टेस्टिस जो होते हैं ना, जन्म के समय उदर गुहा में होते हैं, लेकिन बाद में दोनों टांगों के बीच जो स्क्रोटम सैक होता है उसके अंदर आ जाते हैं। वहां पर क्या होता है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री प्रतिशत लिख दिया, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये क्या होता है, कम होता है, लगभग ये इतना कम होता है। और ये टेम्परेचर क्या होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए। इस कारण क्या होते हैं, ये वर्षण कोश में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, इससे वर्षण तापमान भीतरी देह तापमान की अपेक्षा कम बनाए रखा जाता है। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इसमें वर्षण तापमान भीतरी देह तापमान की अपेक्षा कम बनाए रखा जाता है। ये काम कौन करती है, डार्टोस्पेसिया करती है, डार्टोस्पेसिया करती है ये। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन MTP, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। तो चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है, कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। ये आपका जो थर्ड चैप्टर है ना, जिसके अंदर डिजीज वगैरह दे रखी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। AIPMT 2011 में यहां से क्वेश्चन पूछा है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 12 सप्ताह तक ये क्या है, अनुकूल या सही सुरक्षित माना गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चित्र वाला क्वेश्चन है, ये नीचे दिया गया है। मानव का मादा जनन तंत्र एक आरेखीय दर्शाई है, इसमें फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के 3 भाग के समूह को ठीक से पहचान करके बताना है। फर्स्ट सेकंड दिख तो रहा ना, चलो लिख देता हूं मैं, फर्स्ट ये सेकंड है, और यहाँ पर ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ, और ये 6। लेकिन यहां पर क्या है, फर्स्ट से 6 तक ही बताना है। तो कौन कौन से यहां पर सही मिलान किए गए ये बताने हैं। देखिए बता देता हूं, सबसे पहले की हम बात करते हैं तो पहला आपका हो जाएगा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा आपका मायोमेट्रियम, जो गर्भाशय जो होता है ना उसकी भित्तियां होती है, ये मायोमेट्रियम। ठीक है, तीसरा यहां पर दे रखा है, तो तीसरा ये आगे वाला जो इनफंडिबुलम भाग होता है ना, इनफंडिबुलम, जिसे हम कीपक बोल देते हैं, इनफंडिबुलम। एक मिनट थोड़ा सा, इनफंडिबुलम या कीपक वाला भाग बोल देते हैं इसे। ठीक है, ये आगे फिम्बरी होती है। ठीक है, ये आगे फिम्बरी भी पूछ ली यहाँ पर, ठीक है ना, 4th नंबर में, तो ये फिम्बरी हो जाएगी, फिम्बरी जो कि जो ओवम होता है ना उसको यहाँ पे कैच करने का काम करती है। ठीक है, 5th नंबर पे यहाँ पर ये एक मिनट, ये आपका जो गर्भाशय गिरवा होती है वो हो गया ये सर्वाइकल वेसिकल, सर्वाइकल गर्भाशय गिरवा बोल देते हैं इसे। और 6 नंबर पे ये आपकी वेजाइना हो जाएगी, वेजाइना। ठीक, अब यहां पर देखिए कौन सा सही है इसमें ये बताना। तो 21 क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 3rd नंबर इनफंडिबुलम दे रखा है, 3rd इनफंडिबुलम, हाँ ठीक है। 4th फिम्बरी है, ये भी ठीक है। और 5th दे रखा है सर्वाइकल, यानी कि योनि गिरवा बोल दो या गर्भाशय गिरवा बोलते हैं इसे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये सही दे रखा, मैंने सभी के नाम यहाँ पे बता दिए हैं। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से तैयार कर लेना, इनके नाम याद रख लेना। एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गई है, एक बार इसका सॉल्यूशन करते हैं, एक मिनट रुकना। क्या होता है कि ही जाती है, हाँ एक मिनट,
ओके, वहीं से आ गया ना, वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक मिनट रुकना, ये क्या हो रहा है यार, मैं तो सही से बना हो रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। नीचे दिए जा रहे हैं, ये चलो हो गया था 21 का, इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन था। 22 की हम बात करते हैं, ठीक है। 22, क्वेश्चन नंबर 22। स्तनीय शुक्राणु की जीवन क्षमता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? स्तनीय शुक्राणु, शुक्राणु का जो जीवन काल होता है ना, शुक्राणु का जीवन काल, उससे संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन दे रखा जो कि एक असत्य है, गलत कथन हमें बताना है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा गलत होगा। नीचे से चलते हैं। देखिए शुक्राणुओं का सांद्रण एक गाढ़े निलंबन के भीतर होना चाहिए। शुक्राणु की जीवन क्षमता उसकी गतिशीलता द्वारा निर्धारित होती है। शुक्राणु उत्तरजीविता माध्यम के पीएच पर, एक मिनट, शुक्राणु क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्या हो गया, कट गया यहाँ पे। शुक्राणु की उत्तरजीविता माध्यम के पीएच पर, सही है, पीएच पर निर्भर करती है और क्षारीय माध्यम में वह अधिक सक्रिय हो जाता है। क्षारीय माध्यम में ज्यादा सक्रिय होता है शुक्राणु, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही हैं कि योनि में क्या होता है, लैक्टिक एसिड के कारण अम्लीय माध्यम होता है, इस कारण उसको क्षारीय में बदला जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 24 घंटे तक जीवन सम बना रहता है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि समय ज्यादा ले लिया हमने। देखिए कितना टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए जा रहे हैं चित्र को विशिष्ट क्या दर्शाया गया है? विशिष्ट इसमें क्या दर्शाया गया ये बताना। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर बांधा गया है इसको, ओविडक्ट को काट करके, ओविडक्ट को काट कर यहाँ पे बांधा गया है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे हम ट्यूबेक्टोमी बोल देते हैं। 23 की हम बात करें तो 23 में थर्ड हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी या अंडवाहिका छेदन कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। और यही आपका अगर नर में ये महिला नसबंदी बोलते हैं, इसे महिला नसबंदी, जिसमें ओविडक्ट को काट करके दोनों सिरों को बांध दिया जाता है। इस प्रकार से अगर वेसेक्टोमी होता तो ये पुरुष नसबंदी हो जाती, ठीक है, पुरुष नसबंदी, इसे शुक्रवाहिका छेदन कह देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक सामान्य गर्भवती महिला को सकल गोनेडोट्रोपिन सक्रियता की मात्रा का मूल्यांकन कराया जाता है। प्रत्याशित परिणाम इस प्रकार था। सामान्य गर्भवती महिला है, उसको गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है उसकी सक्रियता की मात्रा का मूल्यांकन करवाया जाता है, तो उसमें क्या परिणाम हो सकते हैं? 24 देखिए इसमें होगा क्या कि परिसंचरण करते समय HCG का स्तर इसमें उच्च होना चाहिए, ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संश्लेषण उत्तेजित या संश्लेषण बढ़ाया जा सके या उत्तेजित किया जा सके। कहने का मतलब इसके परिसंचरण में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्तर उच्च होना चाहिए, जिस कारण एस्ट्रोजन का अधिक स्रावण हो और प्रोजेस्टेरोन का अधिक स्रावण किया जा सके, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाए। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाए जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं में किसका स्रावण होता है? लीडिंग कोशिकाओं में किसका स्रावण, लीडिंग कोशिका या जो अंतराली कोशिका किसका स्रावण करती है? 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एंड्रोजन का स्रावण करती है, और एंड्रोजन में पूछ ले तो आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। प्रखनली शिशु कार्यक्रम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, प्रखनली शिशु कार्यक्रम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम IVF में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया? इनमें से कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर? तो 26 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर वैसे तो सभी टेक्निक्स आती हैं, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत आपकी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। युग्मनज अंतः फेलोपियन स्थानांतरण, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट का प्रयोग इसमें किया जाता है।
जिप्ट गिफ्ट ये सभी आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो कि मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में करवाई है। कृत्रिम वीर्य सेंचन से आपका क्या तात्पर्य? कृत्रिम वीर्य सेंचन से आपका क्या तात्पर्य है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आप क्या समझते हैं? नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 27 नंबर की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से योनि के भीतर डाला जाना। देखिए, एक तो संभोग द्वारा आर्टिफिशियल नेचुरल रूप से डाला जाता है, और एक आर्टिफिशियल के रूप से स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु लेते हैं और मादा के शरीर में योनि के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। 28 नंबर का क्वेश्चन है, संतति निग्रह बर्थ कंट्रोल के लिए एक वैध विधि कौन सी है? बर्थ यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना परिवार नियोजन वाला, कि उसमें जनसंख्या के नियंत्रण के लिए एक वैध विधि इनमें से कौन सी है? 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 28 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, वैध विधि मैथुन के दौरान कालपूर्व संकलन करना, कालपूर्व संकलन करवा देना, आवर्त चक्र को 10वें दिन से 17वें दिन तक मैथुन से बचाना, प्रातः काल मैथुन करना। ये देखिए, जो तीनों कंडीशन दे रखी ना, ये ऐसी कंडीशन है जिनमें गर्भ की संभावना है वो कम रहती है, गर्भ होने की संभावना कम रहती है। तो ये तो आपकी बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है, लेकिन उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवाना ये एक वैध विधि है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अप्रा का नहीं है? प्लेसेंटा का इनमें से कौन सा जो कार्य नहीं है? नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का स्रावण है वो माता की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, माता की जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसके द्वारा सिक्रेट होता है ये। इसके अलावा देखिए, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक उपलब्ध कराने का कार्य अपरा करता है। एस्ट्रोजन का स्रावण भी करता है अपरा। भ्रूण में कार्बन डाइऑक्साइड और व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायता करता है। ये तीनों कार्य करता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होता है ये माता के पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्त रिसाव किसकी कमी के कारण होता है? आवर्त रिसाव आवर्त रिसाव है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो 30 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? आवर्त रिसाव होता है। इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह देते हैं। 2013 नीट के अंदर ये पूछा गया। 31 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? शुक्राणु निर्माण का सही क्रम, देखिए ये शुरुआत में हमने 2008-9 का पढ़ा था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। सही क्रम क्या होगा इसमें ये बताना है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। शुक्राणु ये मेरे को सही लग रहा है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 31 में यही फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा कि स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, यानी कि शुक्राणु 2013 में पूछा गया है। इसी प्रकार ओवम की जो सीरीज है ना क्रम, वो भी आपको याद रखना है। एक परिवर्तनशील गर्भ में उल्ब वेदन, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि उसकी पहचान की जाती है कि जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, या उसके लिंग का भी निर्धारण एमनियोसेंटेसिस के द्वारा ये चीजें कर सकते हैं। तो एक परिवर्तनशील गर्भ में उल्ब वेदन या एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? इनमें से कौन सा रोग है जिसकी पहचान नहीं की जा सकती? 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पीलिया रोग जो जॉन्डिस होता है उसकी पहचान नहीं की जा सकती। इसके अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, गर्भ का लिंग की पहचान कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, यानी कि जो वंशागत रोग होते हैं ना उनकी पहचान की जा सकती है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की सांझी अंतवाहिका है। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की सांझी दोनों का काम करने वाली अंतवाहिका क्या है? इसके अंदर होने वाले, देखिए जो मादा होती है ना, मादा में मूत्र मार्ग के लिए अलग से नलिका होती है, और आपका जो सेक्स बोल दें या फिर जनन मार्ग जो होता है उसके लिए अलग नलिका होती है। लेकिन नर की बात करें तो नर में ये दोनों कार्य एक ही के द्वारा किए जाते हैं। मूत्र जनन छिद्र बोल देते हैं, जिसे मूत्र जनन मार्ग भी बोल देते हैं, यूरेथ्रा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सांझी प्रणाली हम किसको कह देंगे? 33 के अंदर ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मूत्र मार्ग कहा जाता है, यूरेथ्रा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रा यूटेराइन युक्ति आईयूडी है? इनमें से कौन सा एक हार्मोन है जो इंट्रा यूटेराइन आईयूडी, इंपोर्टेंट है ये,
इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के रूप में इनमें से कौन सी है, कौन सा हार्मोन है? दोबारा से देखिए, निम्नलिखित में से थोड़ा सा क्या है, गले में दिक्कत हो गई है, इस कारण थोड़ा आपको लग रहा है बीच में निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है, कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रा यूटेराइन युक्ति है, आईयूडी है, इनमें से कौन सा एक हार्मोन है? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 34 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। LNG-20 जो होता है ये एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनिडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने के विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, 2013 में भी पूछा गया। गोनिडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करना, 2014 में भी ये क्वेश्चन आ गया। तो 35 का जो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। HCG जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक हार्मोन, इसका उच्च स्तर ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संश्लेषण का उद्दीपन कर देता है। इस कारण से ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। 35 के बाद में आता है 36 ट्यूबेक्टोमी बंदेकरण। ट्यूबेक्टोमी बंदेकरण क्या होता है? महिला नसबंदी, महिला नसबंदी बोलते हैं इसे। महिला नसबंदी एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है, ये तो नहीं होगा, डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा। 36 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 36 के बाद में 37 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF इंट्रा एक मिनट, IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह देते हैं इसे, IVF को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण किया जाता है? युग्मनज का गर्भाशय में, 16 ब्लास्टोमेर वाली भ्रूण का फेलोपियन नलिका में, अंडाणु का फेलोपियन नलिका में और युग्मनज का फेलोपियन नलिका में। तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। युग्मनज जो जायगोट होता है ना, उसको फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया जाता है, निषेचन वगैरह बाहरी करवाया जाता है, फिर युग्मनज बनने के बाद IVF के द्वारा उसके अंदर फेलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में इसी प्रकार से यूज किया जाता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनपायी जो स्तनधारी हैं उन स्तनपायी उनमें कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित को पैदा करना होता है। मतलब स्तनधारी जो होते हैं उनमें कार्पस ल्यूटियम जो कि एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG, केवल रिलैक्सिन हार्मोन, केवल एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मतलब केवल लग गया तो ये वैसे ही गलत हो जाएंगे। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 38 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। इनमें से जो प्रोजेस्टेरोन है इसका स्रावन क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है? जब गेमेटोजेनेसिस होता है तो उस समय कौन सी कोशिका जो डिप्लॉयड होती है? शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, द्वितीयक ध्रुविकाएं जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है ये तो अगुणित होती है, प्राथमिक ध्रुविका ये भी अगुणित होती है, पर शुक्राणु स्पर्मेटिड ये भी अगुणित होता है। तो यहाँ पर जो शुक्राणुजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया ये द्विगुणित होती है। तो यही आंसर हो जाएगा। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। 2015 40 नंबर का क्वेश्चन है, समतायन यानी कैपेसिटेशन जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु उसका कैपेसिटेशन किसमें बदलाव होने को बताता है? शुक्राणु का कैपेसिटेशन होता है तो इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होता है कि जिस कारण इसे हम कैपेसिटेशन बोल देते हैं। तो 40 नंबर की हम बात करें तो थर्ड हो जाएगा। निषेचन से पूर्व शुक्राणु में क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं कि वो मूवमेंट करना वगैरह ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, इस कारण से वो गतिशील हो जाता है, एनर्जी अधिक आ जाता होती है। ये सभी जो होते हैं, ये कैपेसिटेशन जो होता है ये निषेचन से पूर्व शुक्राणु में होता है। कैपेसिटेशन जो होता है ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेरोक्टोमी शल्य क्रिया द्वारा किसको काट कर निकाला जाता है? स्टेरोक्टोमी। देखिए वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पढ़ चुके हैं। स्टेरोक्टोमी क्या है?
जिसमें किसको शल्य क्रिया द्वारा काट करके बाहर निकाला जाता है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 41 में हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। गर्भाशय जो होता है यूटेराइन, इसको काट करके बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं स्टेरोक्टोमी। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानवों में प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। मनुष्य के अंदर स्त्री जो होती है उनमें प्रसव की क्रिया प्रारंभ करने के लिए इनमें से कौन सा घटक है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्रोलैक्टिन जो होता है इसकी निर्मित हो तो ये कोई इसके अंदर ज्यादा अपना रोल नहीं देता। देखिए ऑक्सीटोसिन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि ये होता है, प्रोस्टाग्लैंडिनेज होते हैं, लेकिन ये नहीं होता। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रोलैक्टिन, जो कि दुग्ध के स्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। 43 है, एक निसंतान दंपति को GIFT गिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन गेमेट, ये जाइगोट नहीं है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जाती है। इस तकनीक का पूरा नाम क्या है? GIFT का पूरा नाम क्या है? तो युग्मक का आंतरिक निषेचन और स्थानांतरण। नहीं, ये तो नहीं होगा। आंतरिक फेलोपियन नलिका में जनन कोशिका का स्थानांतरण। तो 43 की हम बात करें तो यहाँ पर अंतर फेलोपियन नलिका में युग्मक, हाँ ये हो जाएगा। जो आपकी फेलोपियन नलिका है उसमें युग्मक का स्थानांतरण, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 44 है, अपस्थानिक सहगर्भताएं जानी जाती है। अपस्थानिक सहगर्भताएं जानी जाती है, सहगर्भताएं जिनमें आनुवांशिक विषमता हो। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया ये, और 42 का आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतरोपण हो जाना, मतलब अंतरोपण जो इम्प्लांटेशन होता है वो मुख्य रूप से हम बात करें तो वो गर्भाशय में होता है। अगर किसी और स्थान पर हो गया तो उसे अपस्थानिक सहगर्भता कहते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन बना है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग से बंधित नहीं है? इनमें से कौन सी घटना है जो स्त्री के अंदर अंडोत्सर्जन यानी कि ओव्यूलेशन की क्रिया है उससे संबंधित नहीं है, बंधित नहीं है। तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 45 की हम बात करें, देखिए LH का प्रवाह तेज होता है तभी तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ओव्यूलेशन होता है। द्वितीयक अंडक का निर्मोचन होता है, ये ठीक है। सेकेंडरी oocyte का निर्मोचन होता है। ग्राफीन पुटक का पूर्ण विकास हो जाता है, इसमें ये भी ठीक है। लेकिन एस्ट्रिडोल की कमी होती है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर गलत है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, एंड्रोमी जो एंट्रल पुटक है, एंड्रोमी पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी अकोशिकी स्थिति होती है? एंट्रोमी पुटक मतलब जिसमें एंट्रम गुहा बन जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। ग्राफीन पुटक की, ग्राफीन फोलिकल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एंट्रोमी पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी अकोशिकी होती है? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकोशिकी जो कवर होता है या भित्ति होती है या झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? 46 की हम बात करें तो यहाँ पर जोनो पेलिशुडा जो होती है, जो कि एक पारदर्शी अंडावरण होता है, ये अकोशिकी होता है। इसके अलावा देखिए ये सभी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना होती है, ग्रेनुलेशा होती है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मादाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड किसके पूर्ण हो जाने पर होता है? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव मादा में अर्धसूत्रीय विभाजन जो सेकंड होता है ये किसके पूर्ण हो जाने पर होता है? तो निषेचन अगर पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में ये क्रिया होती है। तो 47 का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। 48 की हम बात करें तो उल्ब वेदन, एमनियोसेंटेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछा गया। एमनियोसेंटेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की आपको पहचान करनी है यहाँ पर। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 48 की हम बात करें तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इसे एक खंड तालु गलत पूछा है। देखिए पहला सही है, आमतौर पर तब किया जाता है जब स्त्री 14 से 16 सप्ताह के बीच गर्भ हो, ठीक है। इससे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। इससे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जो वंशागत बीमारी है उनका पता लगाया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा फोर्थ की खंड तालु का पता लगाने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है, ये गलत हो जाए। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन प्रक्रिया व्यवहारिकता तभी संभव होती है जब, मानव में निषेचन की प्रक्रिया तभी संभव होती है जब नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 49 की हम बात करें, सेंटेंस को आपको पूरा करना है।
देखिए कब होगा, तो अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका के एम्पुलरी, जो एम्पुला वाला भाग होता है, क्योंकि एम्पुला में क्या होता है, निषेचन होता है, एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर उपस्थित हो। जब हम इसकी बात करें ओविडक्ट की, तो इस प्रकार से ये ओविडक्ट है, इसका आगे वाला भाग तो कीपक इनफंडिबुलम कहलाता है, ये आपका एम्पुला हो जाएगा, ये स्तमस हो जाएगा। इसका जो जॉइंट वाला भाग है ना, यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु एक साथ पहुंचे तब क्या हो जाएगा, निषेचन होने की अधिक संभावना होगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषित क्रिया नहीं बताता है? कौन सा उपागम है जो गर्भ निरोधक, गर्भ को या गर्भपात बोल दिया, गर्भ को रोकने वाला परिभाषित क्रिया नहीं बताता है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, गलत आपको पता करना है। तो 50 में देखिए, रोग या बैरियर विधिया ये निषेचन को रोकती है, अंतःगर्भाशय युक्तियां ये शुक्राणु को अक्ष कोशिकता बढ़ा देती है, शुक्राणु की गतिशीलता व निषेचन क्षमता को मंदन कर देती है। ये ठीक है, सॉरी ठीक है। ये हार्मोनी गर्भ निरोधक ये शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं, उसकी दर को धीमा कर देते हैं, अंडोत्सर्ग को निषेचन नहीं होने देते हैं, ये भी ठीक है। शुक्रवाह का उच्छेदक, ये शुक्राणु जनन नहीं होने, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवाह में तो क्या करते हैं, जो वासा डिफरेंस है उसको काट देते हैं, शुक्राणु का निर्माण तो होगा लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाए। 51 है, इनहिबिन के बारे में सही कथन की पहचान करनी है, तो इनमें से सही कथन कौन सा वो बताना है। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ये अंडाशय की कणिकीय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है, कणिकीय कोशिकाएं हैं उनके द्वारा उत्पन्न होता है, और एफएसएच श्रावण को संदमित करता है, एफएसएच के श्रावण को रोक देता है। ठीक है, तो इनहिबिन ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। 52 में देखिए, नर तिलचट्टे में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित रहते हैं? नर तिलचट्टा है, उसमें शुक्राणु है, कौन सा भाग है जिसमें भंडारित किए जाते हैं शुक्राणु तिलचट्टे के अंदर? तो 52 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 52 में शुक्राशय में, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तिलचट्टा पूछी तो शुक्राशय। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निर्मोचक आईयूडी है? निर्मोचक आईयूडी है, तो ये क्वेश्चन तो दोबारा से आ गया, नीट 2016 में पूछा गया था, आईयूडी है ये पूछा, तो LNG20 हो जाएगा। 53 में आपका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। 54 है, शुक्रवाहक उच्छेदक। शुक्रवाहक उच्छेदक मतलब पुरुष नसबंदी बोल देते हैं इसे, पुरुष नसबंदी। ठीक है, इसके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है इसमें? नीट 2016 में ये पूछा गया है, तो 54 की हम बात करें, देखिए यहाँ पर अनुत्क्रमणीय बंध्यता, ये दोबारा इसको सही नहीं किया जा सकता। एक बार काट करके आपने बांध दिए, जो शुक्रवाहिकाएं हैं उनको, शुक्रवाहिनी को बांध दिया, तो दोबारा से उसको सही नहीं कर सकते। वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, इसमें वीर्य तो निकलेगा क्योंकि सेमाइनल वेसिकल से निकलता है, तो उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु एपिडिडाइमिस में तो होंगे, क्योंकि एपिडिडाइमिस से आगे आपकी शुक्रवाहिका स्टार्ट होती है, उसको बाद में काटा जाता है, शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो जाएगा। 55 की हम बात करते हैं, पात्रे निषेचन। पात्र निषेचन जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन उसकी बात कर रहे हैं। पात्र निषेचन द्वारा 16 से अधिक कोरक खंड, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, 16 से अधिक कोरक खंड वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब जब इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उस समय 16 से अधिक कोरक खंड वाला ब्लास्टोमियर वाला हमारे पास भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसको हम स्थानांतरित करते हैं। कहां पर? नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करें तो यहाँ पर ये गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 56 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुक्राणु के परिवहन के पथ का सही रूप से बताता है। देखिए ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूरे से ही कई बार उसका परिपक्वन पूछ लेता है, कई बार उनका मार्ग पूछ लेता है, तो नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर क्लियर होगी तो आप आराम से इसका आंसर निकाल दें। देखिए अपवाही वर्षण जालिका, ये गलत हो जाएगा। वर्षण जालिका एपिडिडाइमिस, अपवाही शुक्रवाहक, वर्षण जालिका शुक्रवाहक, अपवाही एपिडिडाइमिस। यहां पर देखिए वर्षण जालिका के बाद में कौन आता है? अपवाही आती है, जिसे हम इफ्रेंट वासा इफ्रेंस कह देते हैं। ठीक है,
फिर एपिडिडाइमिस आता है, फिर शुक्रवाहिका आती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाए। 58 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ हार्मोन जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HPL, इसके बाद में एस्ट्रोजन ह्यूमन प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता दूंगा। एक मिनट, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा ना, बता देंगे इसकी या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये सभी हार्मोन कहां पर बनेंगे। देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पूछे तब तो हमें पता है, ठीक है ना। HCG और HPL इनके बारे में भी पता होना चाहिए कहां पर बनेंगे। सभी हार्मोन की बात कर ली तो आपका यूनिक आंसर आ जाएगा 58 में, जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका अपरा हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पूछे तो अंडा से भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं होते ना। HCG और HPL अपरा से स्रावित होते हैं, ये प्लेसेंटा से होते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 59 है, जनन के लिए आवश्यक होमोथैलेमिक हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, किसका कार्य करता, किस पर कार्य करता है। देखिए ये जो हार्मोन होता है ये हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है। तो ये किस पे कार्य करेगा, तो ये पीयूष ग्रंथि पर कार्य करेगा, ये तो पता। लेकिन पीयूष ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि या पश्च। तो पश्च तो होगा नहीं, मतलब अग्र होगा, अग्र पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि LH और FSH के स्रावों को उद्दीप्त करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, ये होगा, तो दोनों ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, FSH और LH के स्रावों को उद्दीप्त करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। 16 समता मायन यानी कि कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन स्पर्म का जो कैपेसिटेशन होता है, स्पर्म 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैपेसिटेशन होता है स्पर्म का, और कहां पर होता है ये पूछा है, कहां होता है, वर्षण जालिका में, अधिवर्षण में, शुक्रवाहक में या मादा जनन क्षेत्र में। तो 60 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो वेजाइना होती है ना, उस वेजाइना में क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। 61 नंबर की हम बात करते हैं, कॉपर मोचित आयुडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है। कॉपर मोचित जो आईयूडी होते हैं, इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस होते हैं, कॉपर मोचित इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इनमें कॉपर आयन पाया जाता है। तो इन कॉपर आयन का कार्य क्या होता है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करते हैं, ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, पुरुष में शुक्राणु कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी। एक दंपति है, माता पिता मान लीजिए दंपति है, उन दोनों में क्या है, उस नर के अंदर क्या है, शुक्राणु की कमी है, संख्या की में कमी है। तो उनके लिए कौन सी तकनीक है यहाँ पर उचित रहेगी। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कृत्रिम वीर्य सेचन ठीक रहेगा, उससे शुक्राणु लो और उसके सीधे ही गर्भाशय के अंदर डाल दो, या फिर गर्भाशय नहीं तो आपका जो विजाइना होती है उसके अंदर डाल दो। इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह देते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी होती है। मानव शरीर में अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, 2017 में पूछा गया है। पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका स्रावी पिंड, पित्तक पिंड, अंडाभ पिंड। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो गया ना, तो यहाँ पर अगर कार्पस ल्यूटियम होता तो आसान होता सीधा ये आंसर देने की, ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम पीले रंग का होता है, ये हम जानते हैं। तो पित्तक पिंड जो होगा ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 63 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड होगा। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 64 की हम बात करें, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो एक तरफ देखिए इनकी जो एनसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रावस्थाएं हैं वो दे रखी है, और एक तरफ इनमें क्या होता है वो मिलान करके बताना है। तो 64 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कोड के अकॉर्डिंग आंसर देना है। परचुरोध भवन प्रावस्था, इसे पुट्टकीय प्रावस्था कह देती है। ठीक है, प्रोलिफेरेटिव या फोलिकुलर फेज। स्रावी प्रावस्था है तो स्रावी के अंदर आपका पीत पिंड प्रावस्था मतलब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है इसमें। ऋतु स्राव के अंदर क्या होता है, गर्भाशय का जो अंतस्तर एंडोमेट्रियम होता है उसका विघटन होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये इसमें और ये इसमें और ये इसमें, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया।
65 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक सहेली क्या है? गर्भ निरोधक जो सहेली है इसके बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन इसके बारे में रिलेटेड कौन सा ये बताना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 65 के अंदर देखें तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरु यानी कि जो करती एवं अंडों के रोपण को रोकती है। एक तो निषेचन करती हैं तो उस समय उसको रोकती है, इसकी निषेचन हो भी गया तो निषेचन होने के बाद में जो इम्प्लांटेशन होता है ना, इम्प्लांटेशन, उस इम्प्लांटेशन को रोकने का कार्य करती है जो गर्भ निरोधक सहेली होती है। 66 है, स्तनधारी भ्रूण की एमनियोन झिल्ली किससे बनती है? स्तनधारी जो भ्रूण है उसके अंदर एमनियोन झिल्ली का निर्माण किससे होता है? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 66 का आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जो एक्टोड्रम है और मीजोड्रम है उससे बनता है। एक्टोड्रम और मीजोड्रम से किसका निर्माण होता है? एमनियोन झिल्ली का निर्माण होता है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुजन, शुक्राणुजन, ये शुक्राणुजन है और शुक्राणुजन, शुक्राणुजन और शुक्राणुजनन, स्पर्मेशन में क्या अंतर है? देखिए 3 टर्म है, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मिएशन, इनमें क्या अंतर है? देखिए इन दोनों में, ये देखिए गलत है यहाँ पे। एक तो शुक्राणुजनन स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे लिख देता हूं स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक होता है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। इन दोनों में क्या अंतर है? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 67 की हम बात करें, देखिए शुक्राणु जनन में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि जो शुक्राणुयन उसमें शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनन नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो सेमिनिफेरस नलिका है ना, इसमें जो आपकी बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा कलर अलग लेते हैं, ये आपकी कौन सी सेल होगी? सर्टोली कोशिका होगी, ठीक है। अब क्या होता है, इन सर्टोली कोशिका में आपकी शुक्राणु होते हैं वो धसे हुए पाए जाते हैं। इन सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजन नलिका की ल्यूमेन होती है, ये ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन में इन शुक्राणुओं का आना क्या कहलाता है या रिलीज करना क्या कहलाता है? स्पर्मेशन कहलाता है। सीधा ही है, शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन और शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिका से शुक्रजन नलिकाओं की जो ल्यूमेन होती है गुहिका में मोचन क्या कहलाता है? स्पर्मेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 68। सगर्भता को बनाए रखने के लिए अप्रा कौन से हार्मोन स्रावित होती है? यानी कि सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए अप्रा के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? देखिए HCG होता है, HPL होता है, ये तो ठीक है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो 68 का क्वेश्चन का आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HPL प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जो हार्मोन होते हैं ये स्रावित होते हैं आपके अप्रा से, प्लेसेंटा से। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं, नर जनन तंत्र, शुक्राणु, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन करें। मतलब जो शुक्राणु है उनका परिवहन होता है, उससे संबंधित उनका सही क्रम क्या होगा वो बताना। देखिए इस टॉपिक से इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कंठस्थ कर लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा। नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं 2-3 बार आपको समझा चुका हूँ, ये चीज किस प्रकार से शुक्राणु का परिवहन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले शुक्रजननिक नलिकाओं से, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं उनसे क्या करता है, वर्षण शुक्राणु निकलता है। उससे निकलने के बाद देखिए स्ट्रक्चर के द्वारा एक बार फिर से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, इसमें क्या होते हैं, ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स 2 से 3 प्रत्येक। इनसे निकल करके ये यहाँ आता है, ये क्या होता है, रक्त जालक होता है, वर्षण जालिकाएं इन्हें हम कहते हैं। तो सेकंड नंबर पे वर्षण जालिकाएं। फिर शुक्रवाहिका, इसके बाद में देखिए यहाँ से अपवाही जो इफ्रेंट वासा इफ्रेंस जिसे हम कहते हैं, वासा इफ्रेंस के द्वारा जो आपका
एपिडिडाइमिस जो होता है ना उसके अंदर जाती है, एपिडिडाइमिस से ये वासा डिफरेंस में चली जाती है। तो यहाँ पर वासा डिफरेंस शुक्र वाहिका का नाम दे रखा, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अधिवर्षण एपिडिडाइमिस शुक्र वाहिका क्रम का, सही क्रम का चयन करना है। शुक्रवाहक संकलन वाहिनी, ठीक है। मूत्रमार्ग यूरेथ्रल मिटस, संकलन वाहिनी, इसमें ठीक है। तो 69 की हम बात करें तो 69 में ऑप्शन देखिए यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। शुक्र वाहिकाएं, फिर अधिवर्षण, शुक्र वाहिकाएं, यहाँ पे जो अपवाही वाहिकाएं होती है ना वासा इप्टेंस, उसे कहा गया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अधिवर्षण, फिर शुक्र वाहिका, और फिर संकलन वाहिनी, फिर मूत्र मार्ग, और फिर यूरेथ्रोमिटस। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? अंडाणु के केंद्रक से, अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कौन से होते हैं? सेकंड पोलर बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कब बाहर निकलते हैं? तो ये निषेचन के बाद ही बनती है सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्योंकि उसी समय क्या होता है, जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन है वो उस समय होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे 70 में हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक मिनट, निषेचन से ठीक पहले होता है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 2019 में यहां से क्वेश्चन पूछा। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। गर्भ निरोधक तरीके हैं उनमें जो हार्मोन भूमिका अदा करता है किस रूप में? देखिए नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 71 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हार्मोन जो होता है गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। स्तनपान, अनात्रवय, गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो ये ऑप्शन आपका जो सेकंड है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 72, निम्न में से कौन से यौन संचारित रोगों का इलाज पूर्णतया संभव नहीं है? कौन से यौन संचारित रोग हैं जिनका इलाज पूर्णतया संभव नहीं है, मतलब उनका इलाज संभव है ही नहीं, ऐसा मानिए। तो नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 72 की हम बात करें तो जननिक परिसर्प जो नामक रोग होते हैं, इन रोगों का कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। 73 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से अंतःगर्भाशय युक्ति द्वारा मुक्त हार्मोन का चयन कीजिए। अंतःगर्भाशय युक्ति, तो इसे हम कहते हैं आईयूडी कहा जाता है। आईयूडी द्वारा मुक्त हार्मोन कौन सा है? यहाँ पर देखिए LNG20 तो हमने देखा था पीछे, LNG20 तो आईयूडी होता है। इसके अलावा और देखिए LNG20 है, या आपके ऑप्शन 2 में दे रखा है, इसमें है, इसमें है। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रोजेस्टार, ये LNG, ये हो जाएंगे आपके 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न घटनाओं का सही क्रम का चुनाव कीजिए। नीचे जो युग्मक जनन जो है गेमेटोजेनेसिस, उससे संबंधित कुछ आपकी लीनियर डायग्राम दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको सही क्रम का चुनाव करना है। नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए सभी में युग्मक जनन दे रखा है, तो फर्स्ट तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में युग्मक का स्थानांतरण होता है, युग्मक स्थानांतरण ठीक है। पूर्ण युग्मन और इसमें युग्मक स्थानांतरण, तो 74 की हम बात करें पूर्ण युग्मन होगा या नहीं, देखिए ये वाला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि युग्मक स्थानांतरण होगा, फिर इसका पूर्ण युग्मन होगा। यहाँ पे सेकंड में पुनर्युग्मन ठीक है, यहाँ पे भी पुनर्युग्मन ठीक है। इसके बाद में युग्मनज का जायगोट का निर्माण होगा। कोशिका विभाजन, जायगोट का निर्माण देखिए सेकंड में देखिए युग्मनज है, यहाँ पे ये भी ठीक है। फिर होगा विदलन, जायगोट बनने के बाद विदलन होगा, यहाँ पे भी विदलन हो रहा है। यहाँ पर कोशिका विभेदन, ये गलत हो गया, 4th नंबर यहाँ पे गलत हो गया। फिर कोशिका विभेदन होगा विदलन के बाद, लेकिन यहाँ पे सीधा अंग निर्माण हो गया क्योंकि पहले कोशिका विभेदन होता है फिर अंग निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। 74 के बाद में आता है 75, निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध श्रावण तथा
क्षेपण, प्रतिव्रत दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा हार्मोन जो दुग्ध का श्रावण के लिए, मिल्क सिक्रेशन के लिए और इसके साथ में जो रिफ्लेक्स उत्पन्न करता है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दुग्ध श्रावण से संबंधित यहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। एक तो प्रोलेक्टिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, एक रिफ्लेक्स भी उत्पन्न करता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है गर्भाशय के अंदर संकुचन पैदा करने का, और साथ में आपके दुग्ध श्रावण से संबंधित भी होता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, आर्तव चक्कर मेन्स्ट्रुअल साइकिल में स्रावी प्रावस्था में कोई नई पुट्टिकाएं नहीं बनती है। स्रावी प्रावस्था में कोई नई पुट्टिकाएं नहीं बनती, क्योंकि इसका क्या कारण है, नीट 2019 में पूछा, इसका कारण आपको बताना है। तो 76 की हम बात पे, इसका कारण है कि स्रावी प्रावस्था में एफएसएच और एलएच स्तर दोनों कम होते हैं। आप सभी को पता है कि पुट्टिका के निर्माण के लिए एफएसएच का हार्मोन आवश्यक होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों ही स्तर स्रावी प्रावस्था के समय क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। 77 की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा एक कथन सही दे रखा है। यहाँ पर नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन में थे, कोई आपको एक सही मिलेगा। तो कौन सा सही है, देखिए आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणु की पक्षकाणुवित प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। आईयूडी जो होते हैं तो पक्षकाणु प्रकृति है वो बढ़ा देते हैं शुक्राणुओं के लिए। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, जिसमें मैक्रोफेज वगैरह जो भक्षण करने का काम करती है, तो उनकी प्रक्रिया को बढ़ा देती है। 78 का है, निम्न में से कौन से यौन संचारित रोग विशेषतः जनन अंगों को प्रभावित नहीं करते। इनमें से कौन से यौन संचारित रोग हैं जो जनन अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 78 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एड्स और हेपेटाइटिस बी जो होते हैं ये जनन अंगों को प्रभावित नहीं करते, पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करते हैं। 79 है, देखिए ये आपकी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेंगे, एड्स और हेपेटाइटिस। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती, ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती उनमें भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से जो गर्भ नहीं बना, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, गर्भ धारण नहीं कर सकती है, उनके लिए भ्रूण स्थानांतरित किया जाता है। तो वे टेक्निक्स के नाम बताने हैं, जोड़े में दे रखे हैं। तो नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 79 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और आईयूटी, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान करना, फर्स्ट और सेकंड। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे कोड दे रखे हैं, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। देखिए अपरा की बात करें तो ये मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो अपरा के द्वारा सिक्रेट होता है। जोना पेलुसिडा ये अंडाणु की एक परत होती है, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि ये सीशन स्नेक का कार्य करती है, सीशन को चिकना बनाती है। लीडिंग कोशिकाएं जो कि एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। द्वितीयक अंडक का जो सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। देखिए फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन तो क्या होता है, पहले शुरू हो जाता है, और जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय या निषेचन से ठीक पहले सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण उसी समय मानेंगे, निषेचन से ठीक पहले। नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है युग्मनज बनने के बाद नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के समय, अंडोत्सर्ग से पहले, संभोग के समय। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो होगा 81 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इधर से आपका मेल और इधर से फीमेल, ये दोनों जहां पर मिलेंगे ना, उस समय क्या करेगा, ये जो मेल शुक्राणु जो होता है इस अंडाणु में द्वितीयक जो अर्धसूत्री विभाजन उसको प्रेरित करेगा, जिस कारण अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक तो आपकी पोलर बॉडी बन जाएगी और एक आपका ओवम बन जाएगा, और ये ओवम होता है ये फिर स्पर्म के साथ में निषेचित होता है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्राफियन पुटक में अंडाणु को मोच यानी कि बाहर निकलने का या रिलीज करेगा।
इनमें से कौन सा है, कौन सी कंडीशन होगी जिसके द्वारा ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु जो होता है ये बाहर निकलेगा, या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो होती है इसको कौन प्रेरित करता है? नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि LH के प्रभाव से ये होता है, LH के प्रभाव से होता है। तो यहाँ पर LH है तो उसकी तो निम्न मात्रा दे रखी है, अगर LH की उच्च मात्रा होती तो ये आपका सही होता है। इस कारण 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। लेकिन एक हार्मोन से और जुड़ा होता है ये, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की उच्च सांद्रता होना तब भी ये आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया हो सकती है। ठीक है, 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न के कौन से हार्मोन मोचक यूआईडी का उदाहरण है? मोचक यूआईडी का उदाहरण, ये देखिए बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका आईयूटी, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पूरा नाम मैं बता चुका हूं कई बार। ठीक है, अगर याद हो तो कमेंट करके बताना यहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे। तो LNG 20 हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। 83 में फर्स्ट। आगे देखिए 84, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए वाल्ट क्या होता है? वाल्ट होता है गर्भाशय गिरवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं, गर्भाशय गिरवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आईयूडी, आईयूडी क्या होते हैं? आईयूडी होते हैं गर्भाशय में शुक्राणु की बक्षकाणु की क्रिया को बढ़ा देते हैं। जैसे शुक्राणु प्रवेश करते हैं उनको भक्षित करने का काम है वो आईयूडी के द्वारा होता है। तो 3 नंबर हो जाएगा इसमें। शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन मतलब ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा शुक्रवाहिनी को हटाना, सेकंड ऑप्शन। नलिका उच्छेदन मतलब ओविडक्ट का विच्छेदन, या इसे ट्यूबेक्टोमी बोल देते हैं, ट्यूबेक्टोमी, सॉरी इसे तो ट्यूबेक्टोमी बोल देंगे, इसे बोल देंगे वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी हो जाएगा। पुरुष नसबंदी और या महिला नसबंदी नलिका उच्छेदन, तो ये हो जाएगा डिंब वाहिनी नलिका को हटाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 85, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन की ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के, जहां पर शुक्राणु जुड़ता है तो उनके लिए ग्राही कहां पर उपस्थित होते हैं? नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 85 का आंसर जो होगा ये होगा जोना पेलिसिडा। तो आपकी जो अंडाणु होता है, जो ओवम होता है, उसकी झिल्ली जो होती है, उस झिल्ली के ऊपर शुक्राणु बंधन के लिए ग्राही उपस्थित होते हैं और वो झिल्ली का नाम है जोना पेलिसिडा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? मानव में प्रसव के आरंभ के लिए कौन इनमें महत्वपूर्ण नहीं है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी ये रिपीट हो चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोस्टाग्लैंडिनस का संश्लेषण ठीक है, ये तो होता है। प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि, ये भी ठीक है। इन दोनों में आपका ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों में कौन सा होगा? 86 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीटोसिन होता है प्रसव के लिए, क्या करता है? रिफ्लेक्स उत्पन्न करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 87 का है, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है? मतलब सगर्भता उत्तरार्ध कहने का मतलब है गर्भ है वो जो धारण हुआ था, अब वो मतलब प्रसव हो गया है, प्रसव के बाद में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक हार्मोन सिक्रेट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन है, ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो ये जो आपकी पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 88 2022 में पूछा गया, ये नीट 2022 में, जीवन के किस चरण में अंड जनन की प्रक्रिया आरंभ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीवन के किस चरण में अंड जनन की प्रक्रिया आरंभ होती है, प्रारंभ होती है? तो जब बच्ची की हम बात करें, बच्ची कह दो या मादा कह सकते हैं, इससे फीमेल कह सकते हैं या फीमेल फीटस कह देते हैं। जब ये गर्भ में होता है ना, तो उस समय गर्भ में क्या हो जाता है? अंड जनन की क्रिया आरंभ हो जाती है, अंड जनन की क्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, इनमें 2-3 चीजें हैं। देखिए अंड जनन की क्रिया प्रारंभ कब होती है? तो गर्भावस्था में होती है, गर्भावस्था में, याद रख लेना। ठीक है, अब पूछ ले
जो द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन कब होता है, तो वो निषेचन से ठीक पहले होता है, निषेचन से ठीक पहले होता है, ये याद रखें। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होती है, तो ये यौवनावस्था में शुरू होती है, यौवनावस्था। ये 3-4 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भ्रूण विकास चरण हो जाएगा या एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज, नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। 89 का क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कथन फर्स्ट कह रहा कि वीर्य नलिकाओं में शुक्राणु के निकलने को शुक्राणुकरण कहते हैं। सॉरी, शुक्राणुकरण अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है क्योंकि स्पर्मेशन कह देते हैं, यानी कि ये जो स्पर्म होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल से निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया भी आपको, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के ल्यूमन में क्या आ गए, आपके शुक्राणु आ गए सर्टोली कोशिका से निकल करके, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्रकरण या स्पर्मेशन कह देते हैं। ठीक है। सेकंड है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जन से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्राणु जन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ये गलत हो जाएगा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो शुक्राणु जन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। सॉरी, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो स्पर्मेटिड बनता ना, उस स्पर्मेटिड को शुक्राणु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, कुछ कायांतरण होते हैं उसमें, उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 89 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 89, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, यही मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 90। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहते हैं और दूसरे को आर कारण कहते हैं। नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन फर्स्ट कह रहा है ए, ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण के लिए एंडोमेट्रियम आवश्यक है। तो ये तो सही है, ब्लास्टोसिस्ट के आवश्यक आरोपण के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। निषेचन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम का क्षरण हो जाता है। अगर निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा, ये भी ठीक है यहाँ तक। तो जो अंतःगर्भाशय कला के विघटन का कारण, अंतःगर्भाशय कला एंडोमेट्रियम को कहते हैं, एंडोमेट्रियम को अंतःगर्भाशय कला कहते हैं, तो इसके विघटन का कारण बनता है, ये भी सही है। मतलब फर्स्ट आर और ए दोनों ही सही हैं। तो 90 का आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, बस ये ध्यान में रख लेना। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। 91 नंबर का क्वेश्चन है, महिला प्रजनन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो मेनुस्ट्रल महिला प्रजनन चक्र, मेनुस्ट्रल साइकिल जो होता है, उससे संबंधित यहाँ पर कथन दे रखे हैं, कौन से कथन सही है बताना। नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है, गैर प्राइमेट स्तनधारियों में प्रजनन के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मध्य चक्र कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है कि जो गैर प्राइमेट हैं उन स्तनधारियों में जब ये जो साइकिल होता है उसे मध्य चक्र या एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। पहला मासिक धर्म यौवन शुरू होता है जब यौवनावस्था आती है, यौवनावस्था में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मासिक धर्म शुरू होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मीनार्च कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इसे मीनार्च कहा जाता है। रज्जो दर्शन कहते हैं हिंदी में, रज्जो दर्शन। ठीक है, ये हिंदी भी लिख दी और अंग्रेजी। पहला मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है, इसे रज्जो निवृत्ति कहते हैं, ये गलत है, रज्जो निवृत्ति नहीं कहते, इससे मीनार्च या रज्जो दर्शन कहते हैं। आगे देखिए, मासिक धर्म की कमी गर्भावस्था का संकेत हो सकती है, ये सही है। मासिक धर्म की कमी यानी कि आपको इस महीने, अगले महीने अगर मासिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं है तो इसका कारण है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, चक्रीय मासिक धर्म रज्जो दर्शन और रज्जो निवृत्ति के बीच फैलता है। चक्रीय
मासिक धर्म रज्जो दर्शन और रज्जो निवृत्ति के बीच फैलता है। कहने का मतलब ये है कि एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत से लेकर मतलब यहाँ से शुरू होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ये आपके 12 से 14 वर्ष से स्टार्ट होता है और 45 से 50 साल के ये खत्म हो जाता है। ये जो काल होता है इसमें ये साइकिल चलती हैं जिन्हें चक्रीय मासिक धर्म कह देते हैं। यहाँ पर जब शुरुआत होती है उसे रज्जो दर्शन और जहां पर ये खत्म होती है उन्हें रज्जो निवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सेकंड दे रखा ना ये गलत होगा। तो 91 नंबर की हम बात करें तो 91 में देखिए सही पूछा ना, तो ACD सही है, ये बी गलत है आपका, ACD बिल्कुल सही है। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीट 2023 में पूछा गया। ये कथन फर्स्ट कह रहा है वासा डिफरेंस वीर्य पुट्टिका, सेमाइनल वेसिकल की बात कर रहा है, सेमाइनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय की बात कर रहा है। वासा डिफरेंस शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है, शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और वीर्य संकलन नलिका के रूप में मूत्र मार्ग में चला जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये होते हैं मान लीजिए आपकी सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, और यहाँ पे आपका जो मूत्राशय होता है वो होता है। इधर से जो आपकी कलर दूसरा ले लेते हैं, वासा डिफरेंस आती है ये यहाँ से और एक इधर से आती है, ये दोनों आगे जुड़ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका शुक्राशय होता है इससे भी एक नलिका आकर के इससे जुड़ती है और इससे भी एक नलिका आकर के इससे जुड़ती है और एक नई डक्ट का निर्माण करती है, उसे एजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, संकलन नलिका कह देते हैं, ठीक है, जो आगे जाकर के मूत्र मार्ग में होती है, यूरेथ्रा में। सेकंड कह रहा है गर्भाशय गिरवा को गिरवा नाल कहा जाता है, गुहा की नाल कहा जाता है, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल बनाता है। गर्भाशय की जो गिरवा होती है उसे सर्विक्स कह देते हैं, अंग्रेजी में हम बात को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्विक्स कह देते हैं इसे। और ये आपकी जो योनि जो नाल है उसके साथ मिलकर के बर्थ केनाल या बर्थ नाल का या जन्म नाल का निर्माण करती है। तो ये भी आपका बिल्कुल ही सही है। तो 92 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही दे रखे हैं। तो इस प्रकार से हमने 92 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और साथ में जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना, वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ में इसके मैंने आंसर भी है वो डाल दिए हैं, वो भी देख लेना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।